ब्रिटेन की महारानी क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय का 96 साल की उम्र में निधन हो गया। खबर के मुताबिक क्वीन एलिजाबेथ ने स्कॉटलैंड के बेलमोरल कैसल में आखिरी सांस ली। महारानी एलिजाबेथ पिछले कुछ वक्त से बीमार चल रही थी। डॉक्टर्स के मुताबिक महारानी एलिजाबेथ एपिसोडिक मोबिलिटी की दिक्कत से जूझ रही थी। गुरुवार शाम को बकिंघम पैलेस की तरफ से उनकी खराब सेहत के बारे में जानकारी दी गई थी और जिसके बाद भारतीय समय अनुसार रात 11 बजे के बाद महारानी के निधन की खबर आई। तो महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन के बाद से ही पूरे ब्रिटेन में शोक की लहर है। महारानी की मौत की खबर मिलते ही लोग बड़ी संख्या में व्हाइट हॉल के बाहर जुटने लगे थे। किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि महारानी एलिजाबेथ द्वितीय अब उनके बीच नहीं रही। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय दुनिया की सबसे उम्रदराज महारानी थी। करीब 7 दशक तक महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ब्रिटेन की महारानी रही। 14 प्रधानमंत्रियों ने महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के शासन में अपना कार्यकाल पूरा किया। उनका पूरा नाम एलिजाबेथ अलेक्जेंड्रा मैरी विंडसर था। ब्रिटेन रो रहा है, गम में डूबा है, क्योंकि उनकी महारानी इस दुनिया को अलविदा कह चुकी हैं। क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय का देर रात निधन हो गया। वो पिछले कुछ वक्त से बीमार थी। 96 साल की महारानी ने स्कॉटलैंड में आखिरी सांस ली। वो दुनिया की सबसे उम्रदराज महारानी थी। उन्होंने 70 साल तक राजशाही को संभाले रखा। उनके निधन से ब्रिटेन में शोक की लहर दौड़ गई। अब किंग चार्ल्स 3 ब्रिटेन के नए महाराजा होंगे। ब्रिटेन के नए महाराजा किंग चार्ल्स आज शाम 6 बजे राष्ट्र के नाम एक संदेश देंगे और इसके बाद 10 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित कर दिया जाएगा। ब्रिटेन के पीएम लिज ट्रस ने महारानी को चट्टान बताया। साथ ही कहा कि उन्होंने ही आधुनिक ब्रिटेन बनाया। The death of Her Majesty the Queen is a huge shock to the nation and to the world. Queen Elizabeth II was the rock on which modern Britain was built. Our country has grown and flourished under her reign. Britain is the great country it is today because of her. क्वीन एलिजाबेथ के निधन पर पीएम नरेंद्र मोदी ने भी दुख जताया। पीएम मोदी ने 2015 और 2018 की ब्रिटेन यात्रा के दौरान महारानी एलिजाबेथ के साथ मुलाकात को भी याद किया। ट्वीट में महारानी के साथ की तस्वीरें भी पोस्ट की। मैं उनकी गर्मजोशी और दयालुता को कभी नहीं भूलूंगा। एक बैठक के दौरान उन्होंने मुझे वो रुमाल दिखाया जो महात्मा गांधी ने उन्हें उनकी शादी में गिफ्ट दिया था। महारानी का जाना ब्रिटिश राजशाही परिवार के एक युग का अंत है। 70 सालों तक उन्होंने शासन किया और उन्होंने अपने कार्यकाल में कई प्रधानमंत्री देखे। क्वीन एलिजाबेथ का जन्म 21 अप्रैल 1926 को हुआ था। उनका पूरा नाम एलिजाबेथ अलेक्जेंड्रा मैरी विंडसर था। 20 दिसंबर 1947 को प्रिंस फिलिप से उनकी शादी हुई। 6 फरवरी 1952 को पिता किंग जॉर्ज की मौत के बाद वो महारानी बनी। जब उनकी ताजपोशी हुई तो वो मात्र 25 साल की थी। क्वीन एलिजाबेथ ब्रिटेन पर राज करने वाली सबसे उम्रदराज महारानी थी। अपने लंबे शासनकाल में महारानी ने यूनाइटेड किंगडम में कई बदलाव भी किए थे और कई युद्ध के दौरान अपने राज्य का नेतृत्व भी किया था। इसी के साथ ही ब्रिटेन की प्रधानमंत्री लिज ट्रस ने महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन पर दुख जताया। लिज ट्रस महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के शासन में 15वीं प्रधानमंत्री थी। लिज ट्रस ने कहा कि महारानी लोगों की यादों में जिंदा रहेंगी। The death of Her Majesty the Queen is a huge shock to the nation and to the world. Queen Elizabeth II was the rock on which modern Britain was built. Our country has grown and flourished under her reign. Britain is the great country it is today because of her. तो ब्रिटेन की महारानी अपने देश की जनता के लिए भरोसे का प्रतीक बनी रही। आखिर में 1952 से शुरू हुई बतौर महारानी की यात्रा 2022 में आकर खत्म हुई। दरअसल महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने 96 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। स्कॉटलैंड के बेलमोरल कैसल में महारानी का निधन हुआ। पिछले काफी लंबे वक्त से दरअसल महारानी एलिजाबेथ द्वितीय बीमारी से जूझ रही थी, लेकिन उन्होंने 70 साल तक ब्रिटेन की राजशाही को संभाले रखा। 6 फरवरी 1952 को महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की ताजपोशी हुई थी। महज 25 साल की उम्र में ही एलिजाबेथ द्वितीय महारानी बन गई थी। हालांकि पिछले साल ही महारानी एलिजाबेथ के पति का भी निधन हुआ था। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के पति प्रिंस फिलिप थे। लेकिन दूसरी तरफ महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन की पुष्टि के साथ ही व्हाइट हॉल के झंडे को आधा झुका दिया गया।
महारानी एलिजाबेथ ने 70 साल तक ब्रिटेन पर राज किया और यही वजह है कि जैसे ही लोगों ने अपनी महारानी के निधन की खबर सुनी, व्हाइट हॉल के बाहर खड़ी तादाद में लोग जुटने शुरू हो गए। जिस वक्त व्हाइट हॉल के झंडे को आधा झुकाया गया, वहां बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के बाद अब प्रिंस चार्ल्स को किंग बनाया गया। महाराज चार्ल्स तृतीय शाम 6 बजे राष्ट्र के नाम संदेश देंगे। इसी के साथ ही ब्रिटेन में 10 दिन तक राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया जाएगा, जिसमें पहले दिन पदारोहण समिति प्रिंस चार्ल्स को राज सौंपेगी, जिसके बाद ब्रिटेन की पीएम लिज ट्रस नए महाराज के साथ मुलाकात करेंगी। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का पार्थिव शरीर दूसरे दिन बकिंघम पैलेस लाया जाएगा। तीसरे दिन महाराज चार्ल्स ग्रेट ब्रिटेन के 4 देशों का दौरा करेंगे। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को दफनाए जाने से पहले उनकी अंतिम यात्रा की लंदन में रिहर्सल भी की जाएगी। 10 दिनों की राष्ट्रीय शोक चौथे दिन महाराज चार्ल्स नॉर्दर्न आयरलैंड का दौरा करेंगे और लंदन में महारानी की अंतिम यात्रा की रिहर्सल की जाएगी। व्हाइट हॉल से 5वें दिन महारानी के पार्थिव शरीर को वेस्टमिनिस्टर हॉल लाया जाएगा, जहां 9वें दिन तक महारानी का पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। यहाँ आम लोग भी आकर महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को श्रद्धांजलि दे पाएंगे। ग्रेट ब्रिटेन के 4 देशों की यात्रा के बाद 7वें दिन महाराज चार्ल्स तृतीय वेल्स भी जाएंगे और आखिर में 10वें दिन वेस्टमिनिस्टर आबी के किंग जॉर्ज शटम मेमोरियल चैपल में ब्रिटेन की सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली महारानी को दफनाया जाएगा। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता रहे हैं महाराष्ट्र के नासिक से, जहां पर आकाशीय बिजली गिरी। नासिक के JMCT कॉलेज कैंपस में ये बिजली गिरने की घटना सामने है और घटना कल शाम की बताई जा रही है। बड़ी जानकारी, तस्वीरें भी आपको दिखाते। देखिए, कॉलेज कैंपस में दरअसल ये बिजली गिरी, जिसके बाद आसपास हड़कंप मच गया। ये तस्वीरें देखिए, आकाशीय बिजली की तस्वीरें ये वहां पर लगे कैमरे में रिकॉर्ड हुई और जिसके बाद आसपास देखिए हड़कंप मच गया। लेकिन अच्छी बात ये थी कि जो गाड़ियां वहां से गुजर रही थी वो चंद सेकंड्स पहले वहां पर से गुजरी जिस वक्त ये आकाशीय बिजली वहां पर गिरी। नासिक की तस्वीरें हैं, कॉलेज कैंपस में ये बिजली गिरी। JMCT कॉलेज ये बताया जा रहा है जहां पर ये बिजली गिरी। तो महाराष्ट्र के नासिक की तस्वीरें, हालांकि देश भर की तस्वीर आपको अलग अलग जगहों के दिखा रहे हैं जहां बाढ़ और बारिश से लोग परेशान हैं। तो नासिक की तस्वीर देखिए, जहां पर आकाशीय बिजली की घटना निकलकर सामने आई है। दरअसल कॉलेज ये बताया जा रहा है, कॉलेज में ये बिजली गिरी, JMCT कॉलेज जिसमें ये बिजली गिरी। लेकिन जो जानकारी अब तक है, हालांकि किसी जान का नुकसान यहाँ पर नहीं हुआ है। लखनऊ के चौक थाना इलाके के लेटे हुए हनुमान मंदिर में मूर्तियों को खंडित करने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तौफीक नाम के पकड़े गए शख्स पर मंदिर में 2 मूर्तियों को तोड़ने का आरोप है, जिनमें एक मूर्ति शनिदेव की है जबकि दूसरी हनुमान की। आरोप है कि बुधवार की रात तौफीक मंदिर में पहुंचा और उसने दोनों मूर्तियों को खंडित कर दिया। इस घटना का एक CCTV वीडियो भी सामने आया। दावा किया गया कि वीडियो में दिख रहा आदमी तौफीक ही है, जिसने मंदिर में घुसकर मूर्तियों को तोड़ दिया। जो शख्स अपने आप को शिवा बता रहा था, वो शख्स सीधे यहाँ पर पहुँचता है और यहाँ पर शनिदेव और हनुमान जी की प्रतिमा है, इससे वो खंडित करता है। मंदिर के ट्रस्टी ने बताया कि तौफीक जब वहां पहुंचा तो उसने जय श्री राम के नारे भी लगाए। ट्रस्टी के मुताबिक खुद को शिवा बताने वाले तौफीक की कोशिश गर्भगृह की मूर्ति को नुकसान पहुंचाने की थी, लेकिन वहां ताला बंद होने की वजह से वो कामयाब नहीं हो पाया। इसके बाद उसने दूसरी 2 मूर्तियों को तोड़ दिया। बताया गया कि घटना के बाद भीड़ ने उसे पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। बहुत गहराई से हर पहलुओं पे जांच की जा रही है। पुलिस के मुताबिक घटना को अंजाम देने वाले तौफीक को नशा करने की आदत है। इधर मुंबई में बारिश का लोकल ट्रेनों पर असर पड़ा। मुंबई में भारी बारिश की वजह से कई रेलवे ट्रैक पर पानी भर गया। राजनीतिक दलों के चंदे के नाम पर टैक्स चोरी के आरोपों पर आयकर विभाग ने दूसरे दिन भी दिल्ली, मुंबई और यूपी में कई जगहों पर छापेमारी की। भोपाल में एक मकान में चोरी करने पहुंचे चोरों की तस्वीर वहां लगे CCTV कैमरों में कैद हो गई। मध्य प्रदेश के भोपाल में एक घर पर चोरों ने धावा बोल दिया, लेकिन इस दौरान मकान के बाहर लगे कैमरे में उनकी तस्वीर रिकॉर्ड हो गई, जिसमें कई चोर उस घर के अंदर घुसने की कोशिश करते हुए नजर आए। सामने आए वीडियो में 4 चोर उस घर के बाहर खड़े नजर आए, लेकिन कुछ देर तक वहां खड़े होने के बाद जब उन्हें पता लगा कि सामने CCTV कैमरा लगा हुआ है तो वो वहां से दूसरी तरफ चले गए। इसके बाद उन्होंने खाली पड़े घर में धावा बोल दिया और उनके हाथ जो लगा वहां से लेकर फरार हो गए।
बताया गया कि जिस घर में चोरी हुई वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर का था। चोरी से पहले का सीसीटीवी वीडियो सामने आने के बाद पुलिस चोरों की तलाश में जुट गई। महारानी एलिजाबेथ के बाद उनके सबसे बड़े बेटे प्रिंस चार्ल्स को ब्रिटेन का महाराजा घोषित कर दिया गया है, जिन्हें महाराजा चार्ल्स तृतीय की उपाधि दी गई है। परमाणु बम बनाने की ताक में बैठे ईरान को इजरायल ने अमेरिका से मिले लड़ाकू विमान F-35 से हमले की धमकी दे दी, क्योंकि इजरायल ने कसम खाई है कि वो ईरान के परमाणु हथियारों को तबाह करके ही दम लेगा। और इसी वजह से दोनों देशों के बीच लंबे वक्त से तनातनी चल रही है। इस मुद्दे पर अमेरिका भी इजरायल के साथ खड़ा है और उसने इजरायल की ताकत बढ़ाने के लिए उसे F-35 लड़ाकू विमान भी दिया है, जिसकी गिनती दुनिया के सबसे खतरनाक फाइटर जेट में की जाती है। लेकिन पश्चिमी मीडिया का दावा है कि ईरान परमाणु बम बनाने पर अड़ा है और यही बात अमेरिका और इजरायल को फूटी आंख नहीं बहा रही। इसी बीच इजरायल के प्रधानमंत्री याir लैपिड ने एक वीडियो जारी कर ईरान को हमले की खुली धमकी दे दी। היא תגלה את ידה הארוכה ואת יכולותיה של ישראל, נמשיך לפעול בכל הגזרות. इजरायल की तरफ से जो वीडियो जारी किया गया उसमें प्रधानमंत्री याir लैपिड के पीछे अमेरिका से मिला F-35 फाइटर जेट भी खड़ा दिखाई दिया, जो किसी भी मौसम में उड़ान भरने की काबिलियत रखता है। मतलब इजरायल ने यह साफ कर दिया कि अगर ईरान ने परमाणु बम बनाने की जिद नहीं छोड़ी तो उसके ठिकानों को लड़ाकू विमान F-35 से निशाना बनाया जाएगा। क्योंकि कुछ रोज पहले ही ईरान ने भी एक वीडियो पोस्ट कर इजरायल और अमेरिका को परमाणु बम की धमकी दी थी। वीडियो के जरिए ईरान ने ये चेतावनी दी थी कि अगर अमेरिका या इजरायल ने हमला करने की गलती की तो वो भी पलटवार के लिए परमाणु बम बनाने में देर नहीं लगाएगा। वीडियो में यह भी दावा किया गया था कि सेंट्रल ईरान में कौम शहर के पास मौजूद पहाड़ियों के नीचे बनाई गई खुफिया न्यूक्लियर साइट में परमाणु बम पर काम हो रहा है और ईरान न्यूक्लियर बम बनाने से सिर्फ एक कदम ही दूर है। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि न्यूक्लियर साइट को पहाड़ों के नीचे काफी गहराई में बनाया गया है, जिससे उस पर परमाणु हमले का भी असर नहीं होगा। ईरान का दावा है कि उसके पास ऐसी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें हैं जिनसे वो न्यूयॉर्क को खंडहर में बदल सकता है। ईरान ने यह धमकी ऐसे वक्त में दी थी जब परमाणु कार्यक्रम को लेकर अमेरिका और इजरायल के साथ उसका तनाव चरम पर है, क्योंकि एक तरफ अमेरिका ये ऐलान कर चुका है कि वो ईरान को परमाणु बम बनाने से रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देगा, तो दूसरी ओर इजरायल कई बार ईरान के परमाणु ठिकानों पर हवाई हमलों की धमकी दे चुका है। लेकिन इसके बाद भी ईरान मानने को तैयार नहीं है। वो अमेरिका और इजरायल की तमाम धमकियों की परवाह किए बिना अपनी परमाणु ताकत बढ़ाने में जुटा है, जिसकी वजह से हर गुजरते दिन के साथ अमेरिका और इजरायल के साथ ईरान का तनाव बढ़ता ही जा रहा है। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी के मथुरा में बड़ी बैंक चोरी हुई है। कैश काउंटर से 10 लाख रुपए चोरी किए गए। सीसीटीवी कैमरे में ये पूरी वारदात कैद हुई। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। चोरों की तलाश में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है और अब आपको सीसीटीवी देखिए, सीसीटीवी फुटेज है जिसमें यूपी के मथुरा की एक घटना बताई जा रही है जहां पर बैंक में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। दरअसल मथुरा से खबर जहां पर एक बैंक में 10 लाख की चोरी हो गई और चोरी की वारदात बैंक में लगे हुए कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। वारदात को अंजाम देने के बाद पहले चोर वेटिंग सीट पर बैठकर रेकी करते दिखे और उसके बाद 10 लाख की चोरी कर डाली। दरअसल चोरी के दौरान 5 लाख के 2 बंडल बैंक से निकाल लिए गए। ये देखें कितनी आसानी से ये चोर जो हैं वो यहाँ से 10 लाख रुपए चुराते हैं और उसके बाद बड़ी ही आसानी से फरार हो जाते हैं। इधर हिमाचल प्रदेश के मंडी में इसी महीने प्रधानमंत्री की रैली होगी। प्रधानमंत्री मोदी 24 सितंबर को हिमाचल प्रदेश के मंडी में एक जनसभा करेंगे। वहां इसी साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होगा। दावा है कि मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक पादरी के पास से छापेमारी में काफी विदेशी करेंसी भी बरामद की गई। ओडिशा में अगले साल जनवरी में होने वाले हॉकी विश्व कप के लिए भारतीय टीम को पूल डी में रखा गया। इसमें इंग्लैंड और स्पेन जैसी टीमें भी शामिल हैं। तो पंजाब के फिरोजपुर में जमीन के विवाद में खूनी जंग देखने को मिली। दरअसल इस जंग का वीडियो भी अब निकलकर सामने आया जिसमें एक पक्ष दूसरे पर फायरिंग करता हुआ नजर आया। इस गोलीबारी में 2 लोगों की मौत हो गई जबकि 1 लोग बुरी तरीके से घायल हो गए। वारदात फिरोजपुर के सबरावा गांव की है जहां जमीन विवाद में 2 पक्षों में झगड़ा हो गया। एक पक्ष से कुछ लोग बंदूकें लेकर आए और ताबड़तोड़ गोलियां दागनी शुरू की। वारदात में 2 लोगों की मौत हो गई, 1 लोग गंभीर रूप से घायल है। पीड़ित परिवार के मुताबिक कुछ लोग उनकी जमीन पर जबरन कब्जा करना चाहते थे, जिसके बाद करीब 15 लोग हथियार से लैस होकर खेतों में आ गए। चीन से तनाव के बीच अमेरिका का एक और प्रतिनिधिमंडल ताइवान पहुंच गया।
अमेरिकी संसद की स्पीकर पेलोसी की ताइवान यात्रा के बाद चीन का पारा 7वें आसमान पर है। वो जंग करने पर उतारू है और लगातार किसी न किसी बहाने से समंदर में शक्ति प्रदर्शन कर रहा है। वो कभी ताइवान की नाकेबंदी कर देता है तो कभी उसके आसपास मिसाइलें छोड़ देता है, या यूं कहें कि चीन ने शांत समंदर में अशांति फैला दी है। वो ये सब केवल ताइवान को हथियाने के लिए कर रहा है, लेकिन ताइवान नहीं माना। उसने भी चीन को उसी भाषा में जवाब दिया। इसी तनातनी के बीच अमेरिका की सांसद स्टेफनी मर्फी की अगुवाई में एक अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल ताइवान पहुंचा, जहां इन सांसदों की ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग वेन से मुलाकात हुई। Every congressional delegation that has visited is a symbol of Congress's rock-solid commitment to Taiwan. ये मुलाकात चीन को चिढ़ाने के लिए काफी थी, क्योंकि चीन लगातार बोल रहा है कि अमेरिका उसके और ताइवान के मामले में न बोले, लेकिन अमेरिका खुलकर ताइवान का साथ दे रहा है। इस बार तो उसने अपनी उस सांसद को ताइवान भेजा जिसने अमेरिकी संसद में ताइवान को फायदा पहुंचाने वाला बिल पेश किया था, क्योंकि इस बिल के तहत अमेरिका ताइवान की मदद के लिए उसे हथियार दे सकता है। ये ठीक वैसा ही है जैसा अमेरिका ने यूक्रेन के मामले में किया और उसे रूस से लड़ने के लिए हथियार देता रहा। अमेरिकी संसद में ये बिल स्टेफनी मर्फी ही लाई थी और अब वही ताइवान पहुंचे अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई कर रही हैं। अपने ताइवान दौरे पर उन्होंने न केवल ताइवान का साथ निभाने का वादा किया, बल्कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर भी जोर दिया। One of the most important things Congress can do right now by pushing for a high-quality free trade agreement between the US and Taiwan. दो देश अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करते हैं तो उनके बीच आयात और निर्यात शुरू हो जाता है। खास बात यह कि इसमें कई तरह की छूट दी जाती हैं, जिससे चीजें सस्ती हो जाती हैं। और स्टेफनी मर्फी ने ऐसे ही समझौते की बात की जिससे ताइवान की अर्थव्यवस्था को फायदा ही फायदा होगा। चीन ने जब ताइवान की नाकेबंदी की थी तो उसका एक मकसद ताइवान को आर्थिक तौर पर कमजोर करना था, क्योंकि वो चाहता था अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए ताइवान उसके आगे घुटने टेक दे, लेकिन वो नहीं झुका। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल के सामने बोलते हुए ताइवान की राष्ट्रपति ने एक बार फिर यही कहा और डंके की चोट पर ऐलान किया कि ताइवान पीछे नहीं हटेगा। 在中国持续军演过后，这次特别组团来访，展现美国国会对台湾坚若磐石的支持。 यानी ताइवान का चीन के सामने हथियार डालने का कोई मूड नहीं है, वो भी तब जब अमेरिका का हाथ उसके सर पर है, क्योंकि अमेरिका से मिलने वाले हथियारों से अगर यूक्रेन 7 महीने तक रूस को रोक सकता है तो ये काम ताइवान के लिए भी मुमकिन हो सकता है। बिहार में कई जगहों पर एनआईए ने छापे मारे। एनआईए ने पीएफआई से जुड़े मामले में बिहार के पटना समेत 30 जगहों पर छापेमारी की। कुछ महीने पहले इस संगठन से जुड़े कई लोगों को देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और उनसे पूछताछ के बाद ये कार्रवाई की गई। प्रशांत किशोर ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर पलटवार किया और उनके कार्यकाल में बेरोजगारी बढ़ने की बात कही। 17 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद आपको याद आया कि 10 लाख सरकारी नौकरी दी जा सकती है। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए बनाई गई कमेटी वेब पोर्टल बनाएगी ताकि राज्य की जनता भी इस पर अपनी राय दे सके। और इसी बीच उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें कुछ लोग एक लड़के की पिटाई करते हुए नजर आए। बाद में वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें कुछ लोग लड़के को बुरी तरीके से पीटते दिखाई दिए। सामने आए वीडियो में भीड़ से कई लोग उस लड़के पर घूसों की बरसात करते हुए नजर आए। यही नहीं, वहां मौजूद कुछ महिलाएं भी उसकी पिटाई करती हुई दिखाई दी। इस दौरान कुछ लोगों ने तो चप्पलों से भी लड़के की पिटाई की। आरोप है कि जिस लड़की की पिटाई की गई उसने एक लड़की के साथ छेड़छाड़ की थी, जिससे नाराज लोगों ने उसे पीटा। तो वहीं घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस भी मामले की जांच में जुट गई। ताइवान की राष्ट्रपति ने दावा किया कि चीन ताइवान के लोगों के दिमाग से खेल रहा है और झूठी खबरें फैलाकर उन पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। चीन और ताइवान में टेंशन पहले से है, लेकिन अमेरिकी संसद की स्पीकर की ताइवान यात्रा के बाद तो बात हद से ज्यादा बिगड़ गई और यूक्रेन जंग के बीच खबर उड़ने लगी कि एक और जंग होने वाली है, जो होगी इंडो पैसिफिक रीजन के ताइवान स्ट्रेट में। वैसे पेलोसी के जाने के बाद चीन ने चीखने चिल्लाने के अलावा 2 ही काम किए हैं। पहला, ताइवान के खिलाफ साजिश, दूसरा उसकी सीमा के पास जाकर ड्रिल करना। और जब ताइवान नहीं डरा तो चीन ने उसके लोगों के दिमाग से खेलने का प्लान बनाया। ये दावा ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग वेन का है, जिन्होंने बयान दिया कि चीन ताइवान की सीमा में लगातार अपने एयरक्राफ्ट और जहाज भेज रहा है। यही नहीं, हाल ही में उसने अपना ड्रोन भी भेजा था, लेकिन जब ये चालें कामयाब नहीं हुई तो उसने झूठी जानकारी फैलानी शुरू कर दी ताकि ताइवान के लोग घबरा जाएं। मतलब ताइवान की राष्ट्रपति कह रही हैं कि चीन ने ताइवान के साथ मनोवैज्ञानिक युद्ध छेड़ दिया है और इस नए तरीके से वो लोगों को डरा रहा है। उनके दिमाग में चीन की सेना का खौफ बिठा रहा है, क्योंकि अब तक उसने जितने दांव चले सब उल्टे पड़ गए।
और चीन खाली हाथ रह गया, क्योंकि ताइवान न आर्थिक नाकेबंदी से डरा और न चीन के बड़े बड़े हथियारों से। वैसे पेलोसी के ताइवान से जाने के बाद चीन ने जो मिलिट्री ड्रिल की थी, उससे एक बार को पूरी दुनिया घबरा गई थी, क्योंकि ड्रिल देखकर लगा कि चीन की मिसाइलें कभी भी ताइवान के अंदर घुस सकती हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चीन ने एक नहीं बल्कि तीन बार ड्रिल की, लेकिन ताइवान टस से मस नहीं हुआ। माना जा रहा है कि इसी वजह से चीन ने ताइवान से लड़ने का अपना तरीका बदल दिया और उसे डराने के लिए माइंड गेम खेलने का प्लान बनाया। खबर है कि अपने इस नए प्लान को कामयाब करने के लिए चीन ने ताइवान में घुसपैठ तेज कर दी, क्योंकि अगर उसने ऐसा करना जारी रखा तो ताइवान के लोग खुलकर सांस लेने से भी डरेंगे। उनके मन में डर बैठ जाएगा और वो खौफ के साए में रहेंगे। उन्हें लगेगा कि चीन के लड़ाकू विमान या ड्रोन कभी भी और कहीं से भी आ सकते हैं। आसान शब्दों में कहें तो चीन अब ये जंग ताइवान के लोगों को डराकर जीतना चाहता है, जिसके लिए कुछ दिन पहले ही उसने अपना BZK-007 नाम का ड्रोन ताइवान भेजा था। इस ड्रोन को चीन का जासूसी ड्रोन भी कहते हैं और ताइवान ने पहली बार चीन के किसी ड्रोन के उसकी हवाई सीमा में घुसने का दावा किया। ड्रोन के अलावा चीन के कई लड़ाकू विमान और जहाज भी ताइवान की सीमा में घुसने का दावा किया गया, जिनका टारगेट वहां की सेना नहीं बल्कि आम जनता का दिमाग था, जिससे खेलकर चीन पहले ताइवान के लोगों को डराने और फिर वहां कब्जा करने का प्लान बना रहा है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में प्रशासन ने अवैध तरीके से बनाए गए कुछ घरों को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। बुलडोजर वाली कार्रवाई का वीडियो भी बाकायदा सामने आया, जिसमें बुलडोजर एक घर को तोड़ता हुआ दिखाई दिया। बुलडोजर से सबसे पहले उस घर के बाहरी हिस्से को गिराया गया और फिर छत को भी ढहा दिया गया। बुलडोजर ने थोड़ी ही देर के अंदर पूरे घर को मलबे में तब्दील कर दिया, लेकिन सिर्फ एक जगह पर ही अवैध निर्माण को प्रशासन ने ध्वस्त नहीं किया, बल्कि अलग अलग जगहों पर जमकर बुलडोजर चलवाया। एक के बाद एक कई मकानों को बुलडोजर ने ध्वस्त कर दिया। जानकारी के मुताबिक मेरठ विकास प्राधिकरण ने अवैध तरीके से बने कई घरों पर बुलडोजर वाली कार्रवाई की। मेरठ में पिछले 2 महीनों से लगातार अवैध निर्माण को प्रशासन ध्वस्त करने में जुटा हुआ है, लेकिन बताया जा रहा है कि इसके बावजूद अवैध निर्माण नहीं रुक रहा। इस बीच अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा से तिरंगा यात्रा की शुरुआत की। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने मेक इंडिया नंबर 1 अभियान के तहत हरियाणा के हिसार से तिरंगा यात्रा की शुरुआत की। इस दौरान उनके साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी मौजूद रहे। नई राजनीति लेके आनी है, ये पुरानी राजनीति खत्म करनी है। प्रधानमंत्री मोदी ने सूरत में एक मेडिकल कैंप का ऑनलाइन उद्घाटन किया। जब समाज और सरकारें सेवा भाव से एक साथ आते हैं, तब सफलता व्यापक भी होती है और सर्वस्पर्शी भी होती है। ऑस्ट्रेलिया ने दूसरे वनडे मैच में न्यूजीलैंड को 113 रन से शिकस्त दे दी। इसी के साथ वो सीरीज में 2-0 से आगे हो गया। ऑस्ट्रेलिया में चीन के राजदूत के एक बयान ने यह साफ कर दिया कि ताइवान पर कब्जे के लिए चीन भी पुतिन की राह पर चलने जा रहा है। नेशनल प्रेस क्लब ऑफ ऑस्ट्रेलिया के एक कार्यक्रम में उन्होंने इस बात की ओर इशारा किया कि चीन ताइवान पर एक अलग तरह के हमले की तैयारी कर रहा है और माना जा रहा है कि यह हमला कुछ वैसा ही होगा जैसा रूस ने यूक्रेन के ऊपर किया था। यानी चीन भी एक स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन की तैयारी में जुटा है। वो ठीक वैसे ही ताइवान में घुसकर वार करेगा जैसा कि रूस ने यूक्रेन के साथ किया था। ऑस्ट्रेलिया में चीन के राजदूत ने जो इशारा किया उसने ताइवान और जापान जैसे देशों के डर को सही साबित कर दिया, क्योंकि यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद से ही ये आशंका जताई जा रही थी कि शी जिनपिंग भी अपने दोस्त पुतिन की दिखाई राह पर चल सकते हैं और ताइवान पर कब्जा करने के लिए वो भी ठीक वैसा ही प्लान बना सकते हैं जैसा रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने बनाया था। क्योंकि 7 महीने पहले जब रूस की सेना ने यूक्रेन पर हमला किया था तो पुतिन ने उसे युद्ध मानने से इनकार कर दिया था और 24 फरवरी को यूक्रेन पर किए गए हमले को उन्होंने स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन करार दिया था। तब पुतिन ने दावा किया था कि उन्होंने लुहांस्क और डोनेस्क में विद्रोहियों के हितों की रक्षा के लिए सैन्य अभियान शुरू किया है। वही लुहांस्क और डोनेस्क जिसे पुतिन ने जंग से पहले ही आजाद देश की मान्यता दे दी थी। यानी यूक्रेन पर हमले को सही ठहराने की तैयारी पुतिन ने पहले से ही कर रखी थी। हालांकि अमेरिका और ब्रिटेन समेत यूरोप के देशों ने पुतिन के इस स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन को यूक्रेन के खिलाफ युद्ध बताया और खुलकर उसका साथ दिया। लेकिन अब जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया में चीन के राजदूत का बयान सामने आया है, उससे तो यही लगता है कि रूस की तरह ही चीन को भी उन देशों की परवाह नहीं है और उसने ताइवान में एक बड़े मिलिट्री ऑपरेशन की तैयारी कर ली है। हालांकि वो इसे सैन्य अभियान कहने से भी बच रहा है, साथ ही इसे घुसपैठ भी नहीं मान रहा, बल्कि बड़े ही सधे शब्दों में वो अपने अभियान को एक अलग तरह का अभियान बता रहा है। और इसके लिए चीन के पास भी एक दलील है। वो इसे ताइवान में उन लोगों के खिलाफ होने वाला एक अभियान बता रहा है जो वहाँ उसके विरोध में खड़े हैं और ऐसे लोगों की संख्या ताइवान में बहुत ज्यादा है।
जुलाई में वहां किए गए एक सर्वे में 6.5% लोग ऐसे थे जो चीन से थोड़े बहुत संबंध रखना चाहते थे, जबकि 82% से ज्यादा लोग ऐसे थे जो पूरी तरह चीन के खिलाफ थे। हालांकि चीन ने ऐसे सर्वे को भ्रम फैलाने वाला बताकर सिरे से नकार दिया। गणेश उत्सव के आखिरी दिन आज देश भर में बप्पा को विदाई दी जा रही है। महाराष्ट्र में विघ्नहर्ता के विसर्जन को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। मुंबई में हजारों सुरक्षा कर्मियों की मौजूदगी में होगा भगवान गणपति का विसर्जन। तो महाराष्ट्र में कड़ी सुरक्षा के बीच आज गणपति बप्पा की विदाई की जाएगी। जगह जगह पर आज देखिए विसर्जन किया जाना है और इसके लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। इस बार एक सबसे बड़ी मनोकामना आपकी पूरी की कि आप भी मुख्यमंत्री बने, सूबे की कमान आपके हाथ में। ये मनोकामना पूरी करी, लाल बाग की राजधानी से कैसे देख रहे हैं? गणपति बप्पा को मैं प्रार्थना करता हूँ कि राज्य के सभी लोगों को सुखी रखे, सभी लोगों को हमारी सरकार की तरफ से न्याय मिले। एक आखिरी सवाल सर, हमने देखा कि जगह जगह पोस्टर लगाए गए हैं, एनडीए की सरकार और आपकी सरकार मिलकर कैसे काम कर रही है, ये दिखाने की कोशिश कि हाँ हिंदुओं का ये पर्व भी बड़े रूप से मनाया जा रहा है। नहीं, इस बार हम लोगों ने निर्बंध मुक्त सभी त्योहार मनाने का निर्णय लिया है। पिछले 2 साल से कोविड की वजह से बहुत ही निगेटिविटी फैली हुई थी और इसलिए लोगों की भी मांग थी, लोगों की भी इच्छा थी कि ये सब त्योहार बड़े धूमधाम से मनाए जाए, इसलिए सरकार ने निर्णय लिया। काफी लोग खुश हैं निर्णय से, लोग बड़े धूमधाम से त्योहार मना रहे हैं। और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ब्रिटेन की महारानी क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय का 96 साल की उम्र में निधन हो गया। खबर के मुताबिक क्वीन एलिजाबेथ ने स्कॉटलैंड के बेलमोरल कैसल में आखिरी सांस ली। महारानी एलिजाबेथ पिछले दरअसल कुछ वक्त से बीमार चल रही थी। डॉक्टर्स के मुताबिक महारानी एलिजाबेथ एपिसोडिक मोबिलिटी की दिक्कत से जूझ रही थी। गुरुवार शाम को बकिंगम पैलेस की तरफ से उनकी खराब सेहत के बारे में जानकारी दी गई थी, जिसके बाद भारतीय समय अनुसार रात करीबन 11 बजे के बाद महारानी के निधन की खबर आई। तो ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन पर दुनिया भर के नेताओं ने दुख जताया। प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपनी और महारानी की एक तस्वीर ट्वीट करते हुए लिखा, महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को हमारे समय की एक दिग्गज के रूप में याद किया जाएगा। उन्होंने अपने देश और लोगों को प्रेरक नेतृत्व प्रदान किया। उन्होंने सार्वजनिक जीवन में गरिमा और शालीनता का परिचय दिया। उनके निधन से आहत हूं। इस दुख की घड़ी में मेरी संवेदना उनके परिवार और ब्रिटेन के लोगों के साथ है। तो पीएम मोदी ने अपने अगले ट्वीट में यह भी लिखा कि 2015 और 2018 में यूके की अपनी यात्राओं के दौरान मेरी महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के साथ यादगार मुलाकातें हुई। मैं उनकी गर्मजोशी और दयालुता को कभी भी नहीं भूलूंगा। तो 2015 और 2018 में यूके को अपनी यात्राओं के दौरान मेरी महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के साथ यादगार मुलाकातें हुई। ये प्रधानमंत्री का ट्वीट आपको बता रहे हैं। मैं उनकी गर्मजोशी और दयालुता को कभी नहीं भूलूंगा। एक बैठक के दौरान उन्होंने मुझे वो रुमाल दिखाया था जो महात्मा गांधी ने उन्हें उनकी शादी में उपहार में दिया था। इधर मोहन डेलकर खुदकुशी मामले में प्रफुल्ल पटेल के खिलाफ एफआईआर खारिज हो गई। पूर्व सांसद मोहन डेलकर की खुदकुशी के मामले में दादरा और नगर हवेली के एडमिनिस्ट्रेटर प्रफुल्ल पटेल को बॉम्बे हाईकोर्ट से राहत मिल गई। हाईकोर्ट ने इस मामले में दर्ज एफआईआर को खारिज कर दिया। इस एफआईआर में प्रफुल्ल पटेल समेत 9 आरोपियों के नाम शामिल थे। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान सुबह हिमाचल प्रदेश के मंडी का दौरा करेंगे। मंडी राज्य के सीएम जयराम ठाकुर का गृह जिला है, जहां सिसोदिया विधानसभा चुनाव से पहले जनता के लिए कुछ और वादों का ऐलान कर सकते हैं। दुबई में भारत और अफगानिस्तान के मैच से पहले स्टेडियम के पास एक इमारत में आग लग गई, जिससे वहां धुआं ही धुआं हो गया। हालांकि मैच पर इस आग का कोई असर नहीं पड़ा। महारानी एलिजाबेथ के निधन के बाद कई देशों में शोक की लहर है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनके निधन पर दुख जताया। एलिजाबेथ का भारत से गहरा रिश्ता रहा है। वो 3 बार भारत की शाही मेहमान बन चुकी थी। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय और प्रिंस फिलिप 3 बार भारत आए थे। साल 1961, 1983 और 1997 में वो भारत की शाही मेहमान बनी। भारत के तत्कालीन राष्ट्रपतियों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। 21 जनवरी 1961
महारानी एलिजाबेथ II और प्रिंस फिलिप ने भारत का दौरा किया। उस वक्त तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद और तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पालम एयरपोर्ट पर अगवानी करने पहुंचे थे। उसी समय महारानी एलिजाबेथ गणतंत्र दिवस की परेड की गवाह भी बनी थी। महारानी दूसरी बार 7 नवंबर 1983 को भारत आई। उस दौरान तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह ने उनका स्वागत किया था और तीसरी बार वो 13 अक्टूबर 1997 को पति प्रिंस फिलिप के साथ भारत दौरे पर आई थी। उस समय राष्ट्रपति भवन में तत्कालीन राष्ट्रपति KR नारायणन ने उनका स्वागत किया था। महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में हुई जोरदार बारिश के बाद लोगों की मुश्किलें बढ़ गई। ठाणे में तो कई जगह पर बारिश के बाद पानी भर गया, जिसकी वजह से सड़क पर खड़ी हुई कई गाड़ियां आधे से ज्यादा डूब गई। सैलाब में डूबी हुई गाड़ियों को देखकर ऐसा लगा मानो वो उसमें तैरने लगी हूँ। सड़क पर चारों तरफ पानी ही पानी का कब्जा दिखाई दिया। सड़कों के साथ साथ दुकानें भी पानी में समाई हुई नजर आईं। जोरदार बारिश ने कुछ ही देर में ऐसा कहर बरपाया कि लोगों का पैदल चलना तक मुश्किल हो गया। घुटने तक भरे पानी के बीच कई लोग सड़कों से गुजरते हुए दिखाई दिए। भिवंडी में तो बाजार में पानी भरने की वजह से दुकानों को बंद करना पड़ा। वहाँ सड़कें तालाब में तब्दील नजर आई। पानी के तेज बहाव के बीच कई लोग जान जोखिम में डालकर सड़क से गुजरते हुए दिखाई दिए। और ऐसी ही तस्वीरें मुंबई से भी सामने आई। वहां सड़कों पर तो सैलाब का सितम दिखाई दिया, साथ ही रेल की पटरियों पर भी पानी भर गया, जिसके बाद ट्रेनों की रफ्तार थम गई। जोरदार बारिश के बाद कई हिस्सों में पटरियों पर इतना पानी भर गया कि कई लोकल ट्रेनें लेट हो गई। ट्रेनों के लेट होने से लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। मुंबई में कुछ घंटों की बारिश के बाद वहां की सड़कें भी तालाब में तब्दील दिखाई दी, जिसकी वजह से कई हिस्सों में ट्रैफिक थम गया। जगह जगह पानी भरने के बाद भी कोई हादसा न हो, इसके लिए प्रशासन ने लोगों को अलर्ट कर दिया। मुंबईकरों को साफ तौर पे कहा गया है कि वो जब तक बहुत ज्यादा जरूरी ना हो तब तक बाहर न निकलें। नासिक में भी भारी बारिश के बाद हाईवे पर पानी भरा हुआ दिखाई दिया। पानी भरने की वजह से वहां भी गाड़ियों की रफ्तार थम गई। सोनाली फोगाट हत्याकांड के बाद चर्चा में आए गोवा के कर्लीज क्लब को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने तोड़ने का आदेश दे दिया। बताया गया कि ये क्लब CRZ यानी कोस्टल रेगुलेशन जोन के नियमों के तहत नहीं बनाया गया था और नियम ये था कि समंदर के पास कोई भी इमारत नहीं बनाई जा सकती। लेकिन इस नियम को दरकिनार कर कर्लीज क्लब को न सिर्फ समंदर के पास बनाया गया बल्कि वहां पक्का निर्माण भी किया गया, जिसकी वहां रहने वाले लोगों ने शिकायत की। जिसके बाद 2015 में पहली बार सरकार ने नोटिस जारी कर कर्लीज क्लब से जवाब मांगा। जांच के दौरान यह पाया गया कि क्लब के निर्माण में CRZ यानी कोस्टल रेगुलेशन जोन के नियमों का पालन नहीं किया गया। इसके बाद गोवा कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी ने क्लब के अवैध हिस्सों को तोड़ने का आदेश दिया। बाद में यह मामला नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल पहुंचा और फिर कई सालों की सुनवाई के बाद इसे गिराने का आदेश दे दिया गया। और गोवा के अंजुना बीच पर मौजूद कर्लीज क्लब उस वक्त चर्चा में आया था जब हत्या से कुछ घंटे पहले सोनाली फोगाट वहां देखी गई थी। उनके साथ आरोपी सुधीर सांगवान और सुखविंदर भी मौजूद थे, जिसका एक CCTV वीडियो भी सामने आया था जिसमें सुधीर जबरदस्ती सोनाली के मुंह में बोतल लगाता दिखाई दिया। गोवा पुलिस ने यह दावा किया था कि बोतल के अंदर पानी में ड्रग्स मिलाए गए थे। उस दौरान सोनाली क्लब में डांस करते हुए लड़खड़ाती नजर आई थी। उस वक्त ये दावा किया गया था कि ड्रग्स की वजह से सोनाली की तबीयत बिगड़ गई थी और फिर कुछ घंटों के बाद उनकी मौत हो गई थी। गोवा पुलिस का यह भी दावा है कि सुधीर और सुखविंदर ने यह कबूल कर लिया था कि उन्होंने साजिश के तहत ड्रग्स देकर सोनाली की हत्या की थी। हालांकि ये बात साफ नहीं हो सकी है कि सोनाली की हत्या की वजह क्या थी। इस बीच चाय पर चर्चा के दौरान बीजेपी नेता दिलीप घोष ने ममता सरकार पर निशाना साधा। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव की तैयारियों के बीच बीजेपी नेता दिलीप घोष ने बीरभूम में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ चाय पर चर्चा की। घुरे पार्टिर काছে যাচ্ছে কালীঘাটে যাচ্ছে আর আপনি লোককে বলছেন আমার ঘুম হচ্ছে না। यूपी के हरदोई में कुछ लोगों पर एक मस्जिद के दरवाजे पर कुछ नारे लिखने का आरोप लगा। बाद में वहां पहुंची पुलिस ने इन नारों को मिटा दिया। इस संबंध में स्थानीय स्तर पर CCTV फुटेज वगैरह देखा जा रहा है। बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा दोपहर में छत्तीसगढ़ के रायपुर में पार्टी कार्यकर्ताओं के एक सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। बिहार के मुंगेर में आई बाढ़ से कई किसानों की काफी फसल खेतों में बर्बाद हो गई। और बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा ने फिर से इतिहास रचा है। नीरज चोपड़ा ने स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में डायमंड लीग फाइनल्स का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। ऐसा करने वाले वो पहले भारतीय एथलीट बन गए हैं। डायमंड लीग फाइनल्स में उनकी शुरुआत खराब रही, लेकिन तीसरे प्रयास में उन्होंने ये खिताब जीत लिया।
नीरज का पहला थ्रो फाउल रहा। दूसरे राउंड में उन्होंने 88.44 मीटर दूर थ्रो करके बढ़त बनाई और फिर आखिर तक इसे जारी रखा। इससे पहले नीरज ने 2017 और 2018 में भी फाइनल के लिए क्वालिफाई किया था, लेकिन वो 7वें और 4थे स्थान पर रहे थे। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। इस दौरान दोनों तरफ से गोलियां चली, जिसमें 2 बाइक सवार बदमाश घायल हो गए। घायलों के पास से तमंचा और कारतूस बरामद किया गया। मुजफ्फरनगर की पुलिस गश्त पर थी, तभी जंगलों में नहर की पटरी के रास्ते 2 बाइक सवार आते हुए दिखाई दिए, जिन्हें रोकने की कोशिश की गई। बदमाशों ने रोकने के बजाय पुलिस पर फायरिंग झोंक दी। बाद में पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की। इस मुठभेड़ में बाइक सवार दोनों बदमाश गोली लगने से घायल हो गए। बदमाशों के पास से बाइक और तमंचा बरामद किया गया। बाइक सवार दोनों शातिर किस्म के चोर हैं, जो किसानों की ट्यूबवेल से ट्यूबवेल के उपकरण चोरी करते थे। इनके पास से बिजली के उपकरण भी मिले। दोनों तरफ से क्रॉस फायरिंग हुई, इसमें 2 बदमाश घायल हुए हैं। घायल बदमाशों पर 2 दर्जन से ज्यादा चोरी के आपराधिक मुकदमे दर्ज है। पुलिस ने दोनों घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया। और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, महाराष्ट्र के नासिक में आकाशीय बिजली गिरी है। नासिक के JNCT कॉलेज कैंपस में ये बिजली गिरी है। घटना दरअसल देर रात शाम की बताई जा रही है। तो बड़ी जानकारी, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। नासिक में दरअसल ये आकाशीय बिजली गिरी, एक कॉलेज JMCT जो बताया जा रहा है। ये देखिए, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये आकाशीय बिजली की तस्वीरें। लेकिन गनीमत रही कि किसी जान का कोई नुकसान नहीं हुआ। जो जानकारी अब तक है, कॉलेज कैंपस में दरअसल ये बिजली गिरी है और कैमरे में ये पूरी घटना कैद हुई। और तस्वीरों में आप देख भी सकते हैं कि चंद सेकंड्स पहले वहां से गाड़ी गुजरती है। गनीमत ये रही कि वहां पर उस वक्त कोई मौजूद नहीं था जब ये बिजली वहां पर गिरी। अमेरिका ने ज़ेलेंस्की की मांग को खारिज करते हुए यह साफ कर दिया कि वो रूस को आतंकी देश घोषित नहीं करेगा। अमेरिका के इस फैसले से यूक्रेन को बड़ा झटका लगा, क्योंकि यूक्रेन को उम्मीद थी कि इस जंग में हर कदम पर उसका साथ दे रहा अमेरिका उसकी ये मांग जरूर मानेगा। लेकिन अमेरिका ने ज़ेलेंस्की के सपनों पर पानी फेर दिया। असल में युद्ध की शुरुआत से ही ज़ेलेंस्की रूस को आतंकी देश घोषित करवाने के लिए अमेरिका पर दबाव बना रहे थे। उन्होंने दलील दी थी कि रूस ने बिना वजह हजारों लोगों की जान ली है, ऐसे में उस पर एक्शन लेना चाहिए। हालांकि अमेरिका समेत यूरोप के कई देशों ने जंग में यूक्रेन का पूरा साथ दिया और वो अब भी ज़ेलेंस्की की सेना की हर संभव मदद कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद रूस को आतंकी देश घोषित करने की यूक्रेन की मांग अमेरिका ने नहीं मानी। उसने दलील दी कि अगर वो ऐसा करेगा तो इससे यूक्रेन की मुसीबत और बढ़ सकती है। और व्हाइट हाउस के मुताबिक अगर अमेरिका ने रूस को आतंकी देश घोषित कर दिया तो रूस इस जंग को खत्म करने के लिए यूक्रेन से कभी भी बातचीत नहीं करेगा। हालांकि दोनों देशों के बीच इस मुद्दे पर कई बार बैठकें हो चुकी हैं। इसके साथ ही अमेरिका ने यह भी दलील दी कि इससे दुनिया में अनाज संकट और गहरा सकता है, क्योंकि जंग की वजह से यूक्रेन का करीब 1/3 गेहूं का क्षेत्र बर्बाद हो चुका है। इसके अलावा रूसी हमलों से खेती में इस्तेमाल होने वाले उपकरण और मशीनें भी तबाह हो चुकी हैं। ऐसे में यूक्रेन का जो बचा हुआ इलाका है, अगर वो भी जंग की भेंट चढ़ गया तो दुनिया के सामने बड़ी चुनौती खड़ी हो जाएगी, जिससे बचने का एक ही तरीका है कि रूस जल्द से जल्द ये युद्ध खत्म कर दे। ऐसे में अमेरिका का मानना है कि रूस को आतंकी देश घोषित करने से ये समस्या सुलझने के बजाय और बढ़ जाएगी। हरियाणा के रेवाड़ी में एक लुटेरी दुल्हन का पर्दाफाश हुआ। आरोपी दुल्हन अब तक 4 बार शादी रचा चुकी है। 3 दूल्हों को महिला ने अब तक लाखों रुपए का चूना लगाया, मगर चौथी बार दूल्हे की सूझबूझ से इस लुटेरी दुल्हन को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस इसके और साथियों की तलाश में जुटी हुई है। गिरफ्तार दुल्हन लुधियाना की बताई जा रही है। आरोपी पहले 3 युवकों से शादी करके ठगी कर चुकी है, गहने लेकर फरार हो चुकी है। लेकिन उस लुटेरी दुल्हन की हकीकत तब पकड़ में आई जब इसकी चौथी शादी रेवाड़ी के एक परिवार में हुई। शादी के बाद दुल्हन की तरफ से दिए गए जेवरात लड़के की मां को नकली नजर आने लगे। बाद में उन्होंने ज्वेलर्स को दिखाए तो सारे गहने पीतल के निकले। शक होने पर परिवार ने फर्जी दुल्हन की शिकायत पुलिस में की, जिसके बाद जो खुलासा हुआ वो हैरान करने वाला था। पता चला कि दुल्हन और उसके सारे रिश्तेदार सब नकली थे। इस दुल्हन की पहली शादी नहीं बल्कि इससे पहले भी वो 3 शादी कर चुकी थी। ये सब हुआ एक फर्जी मैरिज ब्यूरो की करतूत से। मैरिज ब्यूरो ने 1-2 नहीं बल्कि ऐसे ही कई शादियां कराकर लोगों के साथ ठगी की। हैरानी की बात यह है कि ये रैकेट है। जिसकी भी शादी कराते हैं उसमें दुल्हन की तरफ से सारे किरदार किराए पर मंगाए जाते थे। अब रेवाड़ी में इस रैकेट के पर्दाफाश होने के बाद लोग हैरान हैं। हरियाणा के रोहतक में 102 साल के एक बुजुर्ग ने खुद को जिंदा साबित करने के लिए धूमधाम से बारात निकाली। बताया गया कि
दूलीचंद नाम के बुजुर्ग की पेंशन 6 महीने पहले यह कहकर रोक दी गई थी कि उनकी मौत हो चुकी है, जिसके बाद पेंशन रोकने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों को यह बताने के लिए कि वो जिंदा हैं, दूलीचंद ने पूरी शान से अपनी बारात निकाली। इस दौरान 102 साल के दूलीचंद दूल्हे की पोशाक में एक बग्घी में बैठे दिखे। बग्घी पर कुछ तख्तियां भी लगी हुई थी जिन पर लिखा था कि दूलीचंद अभी जिंदा है। 102 साल के बुजुर्ग की इस अनोखी बारात में सैकड़ों लोग शामिल हुए। बारात में मौजूद लोगों ने सड़कों पर जमकर डांस भी किया। इसके बाद दूलीचंद की बारात रोहतक के केनाल रेस्ट हाउस पहुंच गई, जहां हरियाणा के पूर्व सहकारिता राज्य मंत्री और बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष मनीष ग्रोवर मौजूद थे। और वहां पहुंचने के बाद लोगों ने दूलीचंद को साथ लेकर मनीष ग्रोवर से मुलाकात की। बुजुर्ग दूलीचंद के साथ मौजूद लोगों ने आरोप लगाया कि कर्मचारियों और अधिकारियों की लापरवाही की वजह से उन्हें कागजों में मृत घोषित कर दिया गया और इसी वजह से बुजुर्गों को मिलने वाली पेंशन उन्हें मिलनी बंद हो गई। दूलीचंद ने आरोप लगाया कि अप्रैल के महीने से ही उन्हें पेंशन नहीं मिल रही है। इसके लिए उन्होंने कई बार अधिकारियों का दरवाजा भी खटखटाया, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं हुई और तब जाकर एक सामाजिक कार्यकर्ता ने उन्हें जिंदा साबित करने के लिए बारात निकालने की नसीहत दी। इसके बाद बारात लेकर पहुंचे दूलीचंद से मुलाकात के बाद हरियाणा बीजेपी के उपाध्यक्ष ने इस मामले की जाँच की मांग कर दी। बताया गया कि हरियाणा में दूलीचंद का मामला अकेला नहीं है, बल्कि कई ऐसे बुजुर्ग हैं जिनकी पेंशन उन्हें मरा हुआ बताकर रोक दी गई। और इसी बीच बड़ी खबर राजस्थान के नागौर से है, जहां पर एक भीषण सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। 12 लोग इस हादसे में घायल बताए जा रहे हैं। दरअसल ट्रक और क्रूजर गाड़ी के बीच जबरदस्त टक्कर हुई। खबरों के मुताबिक कार सवार लोग रामदेवरा में दर्शन के बाद सालासर दर्शन के लिए जा रहे थे और इसी दौरान बुराड़ी के पास ये दर्दनाक हादसा हो गया। सीरिया से आईएसआईएस को उखाड़ फेंकने के लिए अमेरिका की सेना और उसके समर्थन वाले सीरियाई संगठन ने जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज शुरू कर दी। अमेरिका सीरिया से आईएसआईएस के आतंकियों के खात्मे में लगा है। इसके लिए वो सीरिया के कुर्द लड़ाकों और वहां की सरकार के विरोधियों की मदद ले रहा है। इसलिए अमेरिका ने अपने भारी भरकम टैंक, तोपे और बख्तरबंद गाड़ियां मैदान में उतार दी और आईएसआईएस के खूंखार आतंकियों से निपटने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। यहां से अमेरिका के सैनिकों ने रॉकेट लॉन्चर चलाया और सामने टारगेट के परखचे उड़ गए। अमेरिका ने सीरिया के जिस हसाका प्रांत में अपने समर्थन वाले लड़ाकों के साथ ड्रिल की, वो सीरिया के उत्तर पूर्व में है। तेल के भंडार वाला हसाका प्रांत सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है, इसलिए अमेरिका और आईएसआईएस दोनों की उस पर नजर है। महाराष्ट्र में कई इलाकों में भारी बारिश हुई है। मुंबई, नासिक, ठाणे में बारिश के बाद जल भराव हो गया। नासिक की बात करें तो 3 घंटे तक बारिश के बाद गोदावरी नदी के पानी में कई मंदिर डूबे रहे। मंदिर में जिस तरीके से डूबे रहे उसके बाद की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। मुंबई में देखिए रुक रुक कर लगातार वहां पर तेज बारिश हो रही है। तो महाराष्ट्र के नासिक में भारी बारिश के बाद कई मंदिर डूब गए। बारिश के आगे नासिक शहर बेबस नजर आया। हर जगह सैलाब का प्रहार दिखाई दिया। तो वही नासिक के अलग अलग जगह पर बारिश का कहर दिखाई दिया। फ्लाईओवर पर पानी भर गया। ऐसे लग रहा था कि जैसे सैलाब उमड़ आया हो। आगे बढ़ते हुए भिवंडी की भी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। भिवंडी में बारिश का कहर जारी है। शहर के कई निचले इलाके डूब चुके हैं। कई जगह पूरा का पूरा बाजार डूबा हुआ नजर आया। दरअसल भिवंडी और उसके आसपास बारिश के बाद कई इलाकों का मंजर एक जैसा दिखाई दिया। बारिश से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। भिवंडी के कई इलाकों में पानी भरा हुआ दिखाई दिया। आगे बढ़ते हुए ठाणे की भी तस्वीर आपको दिखाए तो ठाणे में इतनी बारिश हुई कि रेलवे स्टेशन के अंदर पानी भर गया। चारों तरफ पानी ही पानी नजर आने लगा। तो महारानी एलिजाबेथ के बाद उनके सबसे बड़े बेटे प्रिंस चार्ल्स को ब्रिटेन का महाराजा घोषित कर दिया गया है, जिन्हें महाराजा चार्ल्स तृतीय की उपाधि दी गई है। तो ब्रिटेन की महारानी अपने देश की जनता के लिए भरोसे का प्रतीक बनी रही। आखिर में 1952 से शुरू हुई बतौर महारानी की यात्रा 2022 में आकर खत्म हुई। लेकिन देखिए, महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने 96 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। स्कॉटलैंड के बेलमोरल कैसल में महारानी का निधन भी हुआ। पिछले काफी लंबे वक्त से महारानी एलिजाबेथ द्वितीय बीमार थी। हालांकि उन्होंने 70 साल तक ब्रिटेन की राजशाही को संभाले रखा था। 6 फरवरी 1952 को महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की ताजपोशी हुई थी। उस वक्त महज वो 25 साल की उम्र की थी। हालांकि
पिछले साल ही महारानी के पति का निधन हुआ था। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के पति प्रिंस फिलिप थे। तो महारानी एलिजाबेथ की राजतिलक से लेकर 70 साल राजगद्दी पर बने रहने की जिंदगी की कहानी काफी दिलचस्प है। क्वीन एलिजाबेथ से जुड़ी इन दिलचस्प कहानियों पर एक नजर डालते हैं। महारानी अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी शख्सियत, रुतबा, सोच, प्रेम, कहानी, लीडरशिप हमेशा ब्रिटेन को प्रेरित करती रहेंगी। क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय को 13 साल की उम्र में ही प्रिंस फिलिप से प्यार हुआ था। प्रिंस फिलिप को क्वीन एलिजाबेथ से तब प्यार हुआ तब उनकी उम्र 18 साल थी। कॉलेज में प्रिंस फिलिप ने पहली बार एलिजाबेथ को देखा और उनसे प्यार कर बैठी और जिंदगी भर उन्हीं के होकर रह गए। क्वीन एलिजाबेथ से शादी के लिए प्रिंस फिलिप ने राजगद्दी छोड़ दी थी। दोनों करीब 75 साल तक साथ रहे। महारानी एलिजाबेथ सबसे लंबे वक्त तक ब्रिटेन पर राज करने वाली महारानी थी। 70 साल तक वो राजगद्दी पर बनी रही। 2015 में अपनी परदादी महारानी विक्टोरिया का रिकॉर्ड तोड़ा था। वो इतिहास में दुनिया के दूसरे सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली महारानी थी। पिता की मौत के बाद वो रानी बनी। 25 साल की उम्र में उन्होंने शाही परिवार की गद्दी संभाली। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि महारानी एलिजाबेथ कभी स्कूल नहीं गई। वो घर पर ही अपनी छोटी बहन प्रिंसेस मार्गरेट के साथ पढ़ी। राजमहल में ही उनकी पढ़ाई हुई। कभी स्कूल ना जाने पर एलिजाबेथ ने कई भाषाएं सीखी। 1939 में रॉयल नेवल कॉलेज गई। एलिजाबेथ उस दौर में महारानी बनी जब दुनिया भर के समाज में क्रांतिकारी बदलाव हो रहे थे। राजशाही लोगों को पसंद नहीं आ रही थी, मगर वो मजबूत इरादों के साथ खड़ी रही। समझदारी के साथ साथ अपनी जिम्मेदारियां निभाई और ब्रिटेन के राज परिवार में लोगों का भरोसा बनाए रखा। राज दरबार के कई रिवाजों को खत्म किया। राजशाही के बजाय शाही परिवार शब्द के इस्तेमाल पर जोर दिया। 1953 में एलिजाबेथ की ताजपोशी हुई। उनकी ताजपोशी को लाइव टेलीकास्ट किया गया, जिसे पूरी दुनिया ने देखा। कई लोगों ने पहली बार टीवी पर किसी प्रोग्राम का सीधा प्रसारण देखा था। और इसी बीच बड़ी खबर आपको मथुरा से बता रहे हैं, जहां पर एक बैंक में 10 लाख की चोरी हो गई। चोरी की यह वारदात बैंक में लगे कैमरे में भी रिकॉर्ड हो गई। दरअसल वारदात को अंजाम देने के पहले चोर वेटिंग सीट पर बैठकर रेकी करते हुए दिखाई दिए और उसके बाद 10 लाख की चोरी कर डाली। चोरी के दौरान 5 लाख के 2 बंडल बैंक से निकाल लिए गए। ये तस्वीरें देखिए। दरअसल ये तस्वीरें वहां पर लगे कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से चोर पहले रेकी करते हैं और उसके बाद 2 5-5 लाख के बंडल उड़ाकर बड़ी ही आसानी से फरार हो जाते हैं। लखनऊ के चौक थाना इलाके के लेटे हुए हनुमान मंदिर में मूर्तियों को खंडित करने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तौफीक नाम के पकड़े गए शख्स पर मंदिर में 2 मूर्तियों को तोड़ने का आरोप है, जिनमें एक मूर्ति शनिदेव की है जबकि दूसरी हनुमान की। आरोप है कि बुधवार की रात तौफीक मंदिर में पहुंचा और उसने दोनों मूर्तियों को खंडित कर दिया। इस घटना का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया। दावा किया गया कि वीडियो में दिख रहा आदमी तौफीक ही है, जिसने मंदिर में घुसकर मूर्तियों को तोड़ दिया। जो शख्स अपने आप को शिवा बता रहा था, वो शख्स सीधे यहाँ पर पहुँचता है और यहाँ पर शनिदेव और हनुमान जी की प्रतिमा है, इससे वो खंडित करता है। मंदिर के ट्रस्टी ने बताया कि तौफीक जब वहां पहुंचा तो उसने जय श्री राम के नारे भी लगाए। ट्रस्टी के मुताबिक खुद को शिवा बताने वाले तौफीक की कोशिश गर्भगृह की मूर्ति को नुकसान पहुंचाने की थी, लेकिन वहां ताला बंद होने की वजह से वो कामयाब नहीं हो पाया। इसके बाद उसने दूसरी 2 मूर्तियों को तोड़ दिया। बताया गया कि घटना के बाद भीड़ ने उसे पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। बहुत गहराई से हर पहलू पे जांच की जा रही है। पुलिस के मुताबिक घटना को अंजाम देने वाले तौफीक को नशा करने की आदत है। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ब्रिटेन की सबसे लंबे समय तक ब्रिटेन पर राज करने वाली शाही हस्ती रही। उन्होंने करीब 70 साल तक ब्रिटेन पर राज किया। इस दौरान उन्होंने ब्रिटेन के 15 प्रधानमंत्रियों को नियुक्त किया। जब महारानी एलिजाबेथ की ताजपोशी हुई, उस वक्त विंस्टन चर्चिल ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। 5 सितंबर को उन्होंने लिज ट्रस को ब्रिटेन के नई प्रधानमंत्री के तौर पर नियुक्त किया। यानी विंस्टन चर्चिल से लेकर लिज ट्रस तक उन्होंने 15 प्रधानमंत्रियों की नियुक्ति की। क्वीन एलिजाबेथ के साथ एक और खास बात ये रही कि उन्होंने ब्रिटेन की 3 महिला प्रधानमंत्रियों की भी नियुक्ति की थी। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के कार्यकाल में लिज ट्रस 15वीं प्रधानमंत्री बनी। महारानी एलिजाबेथ ने लिज ट्रस को मंगलवार को ब्रिटेन का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया था।
ब्रिटेन की महारानी होने के साथ साथ महारानी एलिजाबेथ 14 और देशों की भी महारानी थी। उनका पूरा नाम एलिजाबेथ अलेक्जेंड्रा मैरी विंडसर था। इधर मुंबई में बारिश का लोकल ट्रेनों पर असर पड़ा। मुंबई में भारी बारिश की वजह से कई रेलवे ट्रैक पर पानी भर गया। राजनीतिक दलों के चंदे के नाम पर टैक्स चोरी के आरोपों पर आयकर विभाग ने दूसरे दिन भी दिल्ली, मुंबई और यूपी में कई जगहों पर छापेमारी की। भोपाल में एक मकान में चोरी करने पहुंचे चोरों की तस्वीर वहां लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई। मध्य प्रदेश के भोपाल में एक घर पर चोरों ने धावा बोल दिया, लेकिन इसी दौरान मकान के बाहर लगे कैमरे में उनकी तस्वीरें कैद हो गई, जिसमें कई चोर उस घर के अंदर घुसने की कोशिश करते हुए नजर आए। सामने आए वीडियो में 4 चोर उस घर के बाहर खड़े नजर आए, लेकिन कुछ देर तक वहां खड़े होने के बाद जब उन्हें पता लगा कि सामने सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है तो वो वहां से दूसरी तरफ चले गए। इसके बाद उन्होंने खाली पड़े घर में धावा बोल दिया और उनके हाथ जो लगा वहां से लेकर फरार हो गए। बताया गया कि जिस घर में चोरी हुई वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर का था। चोरी से पहले का सीसीटीवी वीडियो सामने आने के बाद पुलिस चोरों की तलाश में जुट गई। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ब्रिटेन की सबसे लंबे समय तक ब्रिटेन पर राज करने वाली शाही हस्ती रही। उन्होंने करीब 70 साल तक ब्रिटेन पर राज किया। इस दौरान उन्होंने ब्रिटेन के 15 प्रधानमंत्रियों को नियुक्त किया। जब महारानी एलिजाबेथ की ताजपोशी हुई उस वक्त विंस्टन चर्चिल ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। 5 सितंबर को उन्होंने लिज ट्रस को ब्रिटेन के नई प्रधानमंत्री के तौर पर नियुक्त किया। यानी विंस्टन चर्चिल से लेकर लिज ट्रस तक उन्होंने 15 प्रधानमंत्रियों की नियुक्ति की। क्वीन एलिजाबेथ के साथ एक और खास बात ये रही कि उन्होंने ब्रिटेन की 3 महिला प्रधानमंत्रियों की भी नियुक्ति की थी। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के कार्यकाल में लिज ट्रस 15वीं प्रधानमंत्री बनी। महारानी एलिजाबेथ ने लिज ट्रस को मंगलवार को ब्रिटेन का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। ब्रिटेन की महारानी होने के साथ साथ महारानी एलिजाबेथ 14 और देशों की भी महारानी थी। उनका पूरा नाम एलिजाबेथ अलेक्जेंड्रा मैरी विंडसर था। यूक्रेन के खिलाफ जारी स्पेशल ऑपरेशन में रूस के कमजोर पड़ने के दावों को पुतिन ने खारिज कर दिया। ये बयान रूसी राष्ट्रपति ने व्लादिवोस्तोक शहर में एक कार्यक्रम के दौरान दिया, जिसमें उन्होंने हमेशा की तरह इस बार भी यूक्रेन पर बोले हमले को जंग का नाम नहीं दिया, बल्कि यूक्रेन और रूस के बीच चल रही इस जंग को पुतिन ने स्पेशल ऑपरेशन ही करार दिया। रूस के व्लादिवोस्तोक शहर में एक कार्यक्रम के दौरान पुतिन ने साफ कहा कि यूक्रेन के खिलाफ अपने स्पेशल ऑपरेशन में रूसी सेना बिल्कुल भी कमजोर नहीं पड़ी है। यही नहीं, पुतिन ने तो यहाँ तक दावा कर दिया कि इस स्पेशल ऑपरेशन में रूस ने कुछ नहीं खोया है। और इसके साथ ही पुतिन ने यह साफ कर दिया कि यूक्रेन के खिलाफ रूस का सैन्य अभियान जारी रहेगा। पुतिन ने फिर दोहराया कि उन्होंने यूक्रेन में रूस के समर्थन वाले अलगाववादी इलाकों की रक्षा के लिए अपनी सेना भेजी थी, ताकि वो पूर्वी यूक्रेन के डॉनबास इलाके में रहने वाले लोगों की मदद कर सकें। पुतिन ने दावा किया कि उन्होंने किसी सैन्य अभियान की शुरुआत नहीं की, बल्कि उन्होंने इसे 2014 में क्राइमिया पर रूस के कब्जे के बाद भड़के संघर्ष को खत्म करने की कोशिश करार दिया। साथ ही पुतिन ने चेतावनी दी कि जो भी उनके रास्ते में बाधा डालने की कोशिश करेगा वो उसे बख्शेंगे नहीं। इस दौरान पुतिन ने रूस पर लगाए गए अमेरिका और पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों का भी जिक्र किया। उन्होंने इस बात को माना कि रूस को इन प्रतिबंधों की वजह से कई दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं, लेकिन उन्होंने भरोसा दिया कि रूस इन सभी चुनौतियों से उबर जाएगा। इधर हिमाचल प्रदेश के मंडी में इसी महीने प्रधानमंत्री की रैली होगी। प्रधानमंत्री मोदी 24 सितंबर को हिमाचल प्रदेश के मंडी में एक जनसभा करेंगे। वहां इसी साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होगा। दावा है कि मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक पादरी के पास से छापेमारी में काफी विदेशी करेंसी भी बरामद की गई। ओडिशा में अगले साल जनवरी में होने वाले हॉकी विश्व कप के लिए भारतीय टीम को पूल डी में रखा गया। इसमें इंग्लैंड और स्पेन जैसी टीमें भी शामिल हैं। हिमाचल प्रदेश के मंडी में इसी महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक रैली होगी। जिस जगह पर मरी हुई गायों को फेंका गया उसका वीडियो भी सामने आया। सड़क पर दर्जनों की संख्या में गायों के शव फेंके गए। इस वीडियो में सड़क पर दूर दूर तक सिर्फ गायों के शव ही नजर आए, जबकि नियम के मुताबिक गायों के इन शवों को गहरा गड्ढा खोदकर दफनाना चाहिए ताकि लंपी वायरस ज्यादा न बढ़े। जोधपुर के गंगाना रोड से जो वीडियो सामने आया वो दिल दहला देने वाला है। करीब 1 से 1.5 किलोमीटर तक सड़क पर दर्जनों गायों के शव पड़े हैं, जिसके चलते संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ गया। इस इलाके में रहने वाले लोगों की जिंदगी बदतर हो चुकी है। यहाँ शव की बदबू से लोगों का जीना मुश्किल हो गया। ये तस्वीरें प्रशासन के उन दावों की पोल खोलने के लिए काफी हैं, जिसमें बताया गया कि लंपी वायरस से मरने वाली गाय की मौत का निस्तारण सही तरीके से किया जाता है। लंपी वायरस की सबसे ज्यादा मार राजस्थान पर ही पड़ी और वहाँ हर दिन इस बीमारी से सैकड़ों गायों की मौत हो रही है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर दक्षिण अफ्रीका से चीतों को भारत भेजने की तैयारियां पूरी कर ली गईं। 17 सितंबर को अपने जन्मदिन पर प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश के श्योपुर पहुंचेंगे और उसी दिन दक्षिण अफ्रीका से 8 चीतों को वहां के कूनो नेशनल पार्क में भेजा जाएगा, जिसके बाद मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बन जाएगा जहां चीतों का अस्तित्व फिर जिंदा हो उठेगा। प्रधानमंत्री के जन्मदिन के दिन एक विलुप्त प्रजाति का प्राणी जो नई पहचान हिंदुस्तान को देगा, हमारे लिए सौभाग्य। उम्मीद जताई जा रही है कि दक्षिण अफ्रीका से कूनो नेशनल पार्क पहुंचने के बाद ये चीते वहां के माहौल में जल्द ही घुल मिल जाएंगे। और इसके साथ ही प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर चीतों को भारत लाने के लिए श्योपुर में तैयारियां तेज कर दी गई। बताया गया कि कूनो नेशनल पार्क के करीब 40 किलोमीटर के घेरे में साफ सफाई का काम जोर शोर से आगे बढ़ रहा है, क्योंकि श्योपुर पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला उसी इलाके से होकर गुजरेगा, इसलिए वहां की सड़कों की मरम्मत का काम शुरू हो गया। पेड़ और रेलिंग से लेकर सड़क के बीच मौजूद डिवाइडर और पत्थरों को पेंट किया जा रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, जो रास्ते और पुल टूटे हैं उनकी मरम्मत की जा रही है। सड़क किनारे लगी घास और पेड़ पौधों की कटाई की जा रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में किसी तरह की चूक न हो, इसके लिए पुलिस ने भी रिहर्सल शुरू कर दी है। और उसी दिन यानी कि 17 सितंबर को चीतों की देश में वापसी होने वाली है। बताया जा रहा है कि 1 महीने से भी कम वक्त में कुल 20 चीते दक्षिण अफ्रीका से भारत पहुंच जाएंगे। 17 सितंबर को 8 चीतों को कूनो नेशनल पार्क लाया जाएगा, जिसके बाद अक्टूबर में दक्षिण अफ्रीका से 12 और चीते भारत पहुंचेंगे। इन चीतों को दक्षिण अफ्रीका से भारत हवाई रास्ते से लाया जाएगा। हालांकि इन्हें किस रूट से लाया जाएगा ये अभी साफ नहीं है, लेकिन भारत के लिए ये इसलिए खास है क्योंकि 1952 के बाद से भारत में कभी किसी चीते को नहीं देखा गया है। आखिरी बार छत्तीसगढ़ में चीता देखा गया था। इसीलिए सरकार ने चीतों को दक्षिण अफ्रीका से लाने की योजना पर काम पिछले साल शुरू कर दिया था। बताया जा रहा है कि 5 साल में कूनो नेशनल पार्क में 50 चीतों को बसाने की योजना है। इस बीच 1993 मुंबई हमले के दोषी आतंकी की कब्र पर सियासत गर्मा गई। महाराष्ट्र बीजेपी ने पिछली शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी सरकार को निशाने पर लिया। इस दौरान बीजेपी ने आरोप लगाया कि उद्धव सरकार के कार्यकाल में आतंकी याकूब मेमन की कब्र को सजाने का काम किया गया। उसकी कब्र जब मजार बन रही थी तो उद्धव ठाकरे खामोश क्यों थे? बीजेपी के इन आरोपों के बाद मुंबई पुलिस वहां पहुंची और उसने कब्र से लाइटों को हटवा दिया, जबकि शिवसेना ने बीजेपी के आरोपों को गलत करार दिया। उस व्यक्ति से हमारी पार्टी, हमारे नेताओं का नाम जोड़ कर हमें बदनाम करना चाहते हो। कब्रिस्तान समिति ने भी बताया कि वहां पेड़ गिरने की वजह से याकूब की कब्र की मिट्टी खिसक रही थी और इसी के बाद याकूब के परिवार को कब्र पर मार्बल लगाने की इजाजत दी गई थी। ये तो एक सरासर झूठ बात है। उत्तर प्रदेश के नोएडा से दरअसल एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक मासूम बच्ची गणेश जी की मूर्ति से लिपटती हुई दिखाई दे रही है। मासूम बच्ची गणेश जी की मूर्ति को विसर्जन के लिए जाने नहीं देती दिखाई दी। काफी देर तक उसके घर वाले मनाने की कोशिश करते रहे, इसके बावजूद मासूम बच्ची गणेश जी की प्रतिमा से लिपटी रही। जाने दो उन्हें, जाने तो देखो, फिर आएंगे। काफी देर तक घर वाले मनाते रहे, बप्पा को कोई उससे दूर कर दे, उससे पहले बच्ची बप्पा की गोद में बैठ गई।